आज की शाम रविंद्र महोत्सव के नाम पर 3 शख्सियत को याद किया जा रहा है। स्वयं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। दूसरे रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनकी आत्मा में रविंद्रनाथ मौजूद हैं। और तीसरी शख्सियत बैकुंठ शुक्ल जी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। मैं इन 3 विभूतियों को शत शत नमन करता हूं। दिनकर की पंक्ति से ही कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए मातृभूमि पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। मैं शांति निकेतन का प्राध्यापक हूं, कभी छात्र भी रहा और बचपन में सुना कि वहां का पठन पाठन तपोवन की तरह है। सचमुच आज भी वह उसी रूप में दिख रहा है। कभी कभी मन में यह जिज्ञासा होती है कि प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर का पोता महर्षि देवेंद्रनाथ का सबसे छोटा 14वां पुत्र, 14वीं संतान थे देवेंद्रनाथ टैगोर के, अपने जीवन का कार्यक्षेत्र एक ऐसी जगह को क्यों चुना जो सर्वथा अविकसित रहा है। उन्होंने अपने पुत्र के बारे में एक बार इंग्लैंड से पत्र लिखा। सतीश चंद्र राय, जो उनके रथेंद्रनाथ जो पुत्र थे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि साहित्य विज्ञान के साथ साथ वह मनुष्य बनने की भी तरकीब जाने, उसके अंदर मनुष्यता का भी लक्षण विकसित हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, चूंकि आप अध्यापक हैं उसके, वह कुछ हो या ना हो, मनुष्य जरूर बने। मनुष्यता के प्रति ऐसी चाहत, मानवता के प्रति ऐसी लगन, नेह रविंद्रनाथ की थी। दिनकर कहते हैं कि न देखे विश्व पर मुझको घृणा से, न देखे विश्व पर मुझको घृणा से, मनुज हूं सृष्टि का श्रृंगार हूं मैं, पुजारिन धूल से मुझको उठा लो, तुम्हारे देवता का हार हूं मैं। सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं, कठिन निर्घोष हूं भीषण अशनिका, प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं। जिस मानवता की बात रविन्द्रनाथ अपनी कविताओं में करते हैं, अपने कार्यशैली में जो दिखता है, दिनकर भी उसी को आत्मसात करते हुए कविता के क्षेत्र में आते हैं। यह सच है कि आग अधिक है, राग कम है, लेकिन जब अवसर मिलता है तो वो अपने राग को व्यक्त करने में तनिक भी पीछे नहीं हटते। रविंद्रनाथ ने जनमानस की तरक्की का जो अभियान चलाया, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीरज जी, जो दिनकर न्यास के माध्यम से देश के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा है
कि शांति निकेतन जहां बौद्धिक और आध्यात्मिक यानी ज्ञान का क्षेत्र है, वहीं विश्व भारती का दूसरा परिसर कार्य का क्षेत्र है। चूंकि ज्ञान और आध्यात्म के साथ साथ आम लोगों को कैसे स्वाधीन किया जाए, इसकी भी चिंता रविन्द्रनाथ को थी। स्वावलंबन की चिंता रविन्द्रनाथ को 1904 में थी। इसीलिए 1904 में उन्होंने स्वदेशी समाज पर कई व्याख्यान दिए थे कि हम जिस आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो तो राजनीतिक आज़ादी की बात हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वावलंबी कैसे हों। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ें समाज की जिम्मेदारी बनती है। सरकार के प्रति हम जो भरोसा करते हैं यह उपयुक्त नहीं है। और शायद यही सोचकर उन्होंने बोलपुर में शांति निकेतन ब्रह्मचर्य विद्यालय की नींव डाली थी। और आप जानते होंगे कि शांति निकेतन में 12 बजे के बाद, 12 बजे के पहले अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था और अपराह्न में वही छात्र छात्री और अध्यापक गांव में जाकर, जो संथालियों का गांव था, बहुत पिछड़ा गांव था, उस गांव में शिक्षा का, स्वास्थ्य का अभियान चलाते थे। ये एक विद्यालय की जिम्मेदारी बनती थी कि गांव का विकास कैसे हो। इसकी चिंता उनको इतनी थी कि उन्होंने 1906 में अपने पुत्र रथिंद्रनाथ को अमेरिका भेजा कि तुम कृषि की पढ़ाई करो, ताकि इस क्षेत्र की कृषि को हम कैसे समुन्नत करें, यह उस ओर हम काम कर सकें। और आप देखेंगे कि कृषि की पढ़ाई करके जब लौटते हैं तो रथिंद्रनाथ अपना पूरा समय शांति निकेतन का जो दूसरा परिसर श्री निकेतन है वहां देते हैं। शांति निकेतन सिर्फ विद्यालय नहीं था, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ का एक अभियान था, जिस अभियान के जरिए वो समाज में सांस्कृतिक जागरण, आर्थिक जागरण, राजनीतिक जागरण और सामाजिक जागरण का अभियान चला रहे थे। बंग भंग का जब आंदोलन, लोग कहते हैं कि अंग्रेज के बड़े हिमायती थे। सचमुच में अंग्रेजों के वो बड़े शुभचिंतक थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की सख्त खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। बंग विभाजन के समय उन्होंने अभियान चलाया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और आप देखेंगे कि जालियांवाला बाग कांड जब हुआ तो उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति उनके मन में कतई कोई आस्था न थी और पाश्चात्य जगत की जो भी उपलब्धियां रही हैं उसको वह स्वीकार तहे दिल से करते थे। और आप देखेंगे कि गांधी और टैगोर के बीच जो संवाद हुआ है, उसकी एक किताब भी आ चुकी है, कवि और महात्मा। उस किताब में देखेंगे कि वो दो महान शख्सियत, एक जो साहित्य और सांस्कृतिक जीवन को लेकर काम कर रहा है और एक राजनीतिक जीवन को, बहुत सी बातों में मतभेद है, बावजूद वो एक मंच पर दिखते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं और देश की तरक्की के लिए वो काम कर रहे हैं। बहुत कुछ कहने का वक्त है लेकिन समय कम है और मैं साधुवाद देता हूं हृदय से भाई नीरज जी को, जिन्होंने दिल्ली से यह अभियान शुरू किया, नालंदा से शुरू किया और मुझे सुयोग मिला है कि इनके नालंदा के कार्यक्रम में भी रहा हूं और दिल्ली के कार्यक्रम में भी रहा हूं। आज मुंबई में यह कार्यक्रम हो रहा है और आप सबकी उपस्थिति सचमुच में इन्हें उत्फुल्ल कर रही है और हम सब आत्मा से, हृदय से आप शहरवासियों को आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।
कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। हमारे अतिथियों से निवेदन है कि वो स्थान ग्रहण करें। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। ये सब कलम के सिपाही पहुंचे हैं। इस मंच पर अक्षर पुत्र हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे महाराज जी को तैयार होने के लिए जाना है, इसलिए आप से मेरा करबद्ध आग्रह है कि 2 मिनट आशीर्वचन देते हुए आपका विमोचन होना है, वो पुस्तकों का विमोचन होना है आपके करगमलों से। गीतांजलि और दिनकर जी के 14 खंडों के दिनकर रचनावली का 2 मिनट 2 आशीर्वचन जोरदार ताली से स्वागत करें। अच्छा, महाराज जी का विमोचन इनके करकमलों से हो रहा है। गीतांजलि के जोरदार समर्थन कीजिए। 100 वर्षों के इतिहास में 3 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और बंगला में इस तरह से गीतांजलि का प्रकाशन नहीं हुआ। आदरणीय प्रयाग शुक्ल के लिए जोरदार एक बार समर्थन, जोरदार ताली। और मान्यवर जो मुंबई से हमारे साहब थे, मैं उनको प्रणाम करते हुए कहता हूं कि 100 वर्षों में इस तरह का काम नहीं हुआ गीतांजलि पे। आप एक बार भी के लिए जोरदार समर्थन और कीजिए। और दिनकर की रचनावली 14 खंडों का विमोचन भी हो रहा है। 21 वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे थे, इसकी सफलता मिली है आपके शहर में, इसलिए पूरे शहरवासियों को एक तरह से मैं धन्यवाद देता हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं की पंक्तियां हैं, समर शेष है नहीं पाप का भाग्य केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इन्हीं की पंक्तियां हैं। साथियों, ऐसे अवसर पर परम श्रद्धेय बिरजू महाराज जी के कर कमलों के द्वारा इसका विमोचन होना अपने आप में एक शुभ संकेत है, शुभ लक्षण है। यह किसी साहित्य का वो विमोचन एक कला समीक्षा करते हो, एक कलाकार करते हो, एक देश दुनिया के जाने माने मर्मज्ञ करते हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं बिरजू महाराज जी का और उनका विशेष तौर पर मैं आभारी हूं कि इस पुस्तक के लिए वो तैयार हुए थे विमोचन के लिए, उनका समय मिला और अब